हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्स का आपका सिलेबस, उसके बाद डिस्कस करेंगे उसका पेपर पैटर्न और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना चाहिए कि आप टीवाई बीकॉम में या आपके जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है उसमें आप लोग आउट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सकें। तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, एंड तक देखना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग को मिलते रहें। तो सिलेबस में जब डिस्कस करूंगा तो आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा जोर देना है या किस तरह से आप उसको मतलब ना कौन सी स्ट्रैटेजी, कौन सा प्लान उस पर कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकें। तो डिटेल में डिस्कस करूंगा, ऐसे सिर्फ नहीं कि हाईली हेडिंग आपको बता दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि क्या आप उसको उसके अंदर पढ़ना है और क्या क्या चीजें उसको फॉलो करना चाहिए आपको कि आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ सके और ज्यादा मार्क्स ले सके और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सके। मार्क्स से ज्यादा मतलब बेनिफिट करता है आपको नॉलेज, क्योंकि कभी कभी होता है कि मार्क्स तो सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक, जैसे आपने ना कि 100 के बदले आपने 1000 लिख दिया तो आपका मार्क्स कम हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा था वो चीज़ का, जरूरी नहीं कि मार्क्स हमेशा ही अच्छा है, लेकिन नॉलेज अगर अच्छा था तो आप लोग को बहुत काम आएगा आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में आप लोग को डायरेक्ट टैक्स के अंदर, डायरेक्ट टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है थोड़ा थोड़ा आप लोग समझिए। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या करते हैं हम लोग, जो टैक्स डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को भरते हैं, ठीक है ना। डायरेक्टली गवर्नमेंट मतलब हमारे इनकम टैक्स जो भरते हैं हम लोग हमारी सैलरी पे, हाउस प्रॉपर्टी पे, तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स भरते हैं, तो उसी को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो इसके हम लोग को देखिए अलग अलग चैप्टर हैं, मतलब इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर हैं, उसके अंदर फिर सब चैप्टर्स भी हैं, छोटे छोटे हैं। तो पहले आप लोग का आएगा, पहले चैप्टर का नाम है आप लोग का बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्म्स मतलब क्योंकि आप टैक्स पहली बार पढ़ रहे हो, डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक, तो उसके अंदर क्या क्या टर्म्स, क्या क्या वर्ड है, जैसे हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, बराबर ना, सैलरी, ये सब चीज़ हम लोग के टर्म्स रहते हैं। ड्राइंग, कैपिटल, तो ये सब टर्म्स है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं, तो हम लोग को अकाउंटिंग समझने में आसानी होती है। उसी तरह से टैक्सेशन समझने के लिए हमको टैक्स के कुछ टर्म्स है, असेसमेंट, असेसी, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, बनना, फिर क्या बोलते हैं हम लोग का क्या बोलते हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें रहेगी, मतलब बिजनेस क्या होता है, आप लोग का पर्सन क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम लोग से जुड़ी हुई है। तो वो टैक्सेशन से जुड़ी हुई है, टैक्स जुड़ी हुई है, तो टैक्स के कॉन्सेप्ट थोड़े क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। तो उसके बेसिक टर्म्स आप लोग को इसमें पढ़ना है। इस चैप्टर में आप लोग को कोई मतलब बोलते हैं ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिर्फ हम लोग को कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को सीखना है, मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। सेकेंड जो चैप्टर है आप लोग का वो है स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। तो लिख लेते हैं हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये आपका सेकेंड चैप्टर है। अब इसके अंदर 2 पार्ट है, एक ये टोटल इनकम और एक है आप लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस। टोटल इनकम में क्या आएगा कि आप लोग को बहुत सारी इनकम दी होगी, उसको आप लोग को पता करना है कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। उसमें भी क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से टैक्स लगता है। रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब उसमें क्या होता है कि आप रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। रेसिडेंट में भी 2 कैटेगरी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, किसको हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे, किसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। सिटीजन की बात नहीं चल रही है, रेसिडेंट की बात चल रही है। सिटीजन और रेसिडेंट में बहुत डिफरेंस होता है, वो आप लोग टैक्स में पढ़ेंगे, मतलब ये चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में। तो किसको सिटीजन सॉरी रेसिडेंट बोलेंगे, किसको रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। रेसिडेंट के अंदर भी 2 कैटेगरी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सबके लिए टैक्स का जो रूल्स है क्या थोड़ा अलग अलग है, तो वो हम लोग को इसके अंदर पहले समझना है कि आइडेंटिफाई करना है कि वो पर्सन कौन सा रेसिडेंट है। रेसिडेंट भी है तो कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है, और नॉन रेसिडेंट है तो फिर खत्म बात। तो 3 कैटेगरी आ सकती है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर चेक करना है कि अगर कोई इनकम ऐसी होती है जो रेसिडेंट को मतलब बोलते हैं टैक्सेबल होती है, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल नहीं होती है, तो वो सब चीज़ें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ना है। थर्ड चैप्टर जब आप आएगा आप लोग आपको, उसमें जो है आप लोग का हेड्स ऑफ इनकम है, वो चैप्टर का नाम हेड्स ऑफ इनकम। जो आप लोग की डायरेक्ट टैक्स की इनकम है ना, उसके टोटल 5 हेड्स है। कितने हेड्स है? 5। पहला है आप लोग का, उसके अंदर मैं ए लिखता हूं, सैलरी। पहला क्या है? सैलरी। दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, आगे पीछे हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है आप लोग का बिजनेस एंड प्रोफेशन, और फोर्थ है आप लोग का कैपिटल गेन।
और फिफ्थ है आप लोग का अदर सोर्सेस। तो ये आप लोग के 5 हेड्स ऑफ इनकम है। मतलब या तो आप अपनी कमाई सैलरी से करते होंगे, आप सैलरीड पर्सन है, तो गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, बराबर ना, सेमी गवर्नमेंट, उस तरह के स्टाफ जो होते हैं मतलब जिनको सैलरी मिलती है फिक्स्ड, तो उनका तरीका कैसा होगा टैक्स कैलकुलेट करने का, किस तरह से वो टैक्स भरेंगे, क्या क्या उनको डिडक्शंस है, वो हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ने हैं। मतलब चैप्टर के अंदर सब चैप्टर्स है। फिर आएगा आप लोग का हाउस प्रॉपर्टी। जिनके पास हाउस प्रॉपर्टी होती है तो एक से ज्यादा या मतलब 2 से ज्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास, तो उसके आप लोग को जो रेंट कमाते हैं आप लोग, उस पर क्या भरना पड़ता है, आप लोग को इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, क्या क्या उसमें डिडक्शन मिलेंगे आप लोग को, क्योंकि आप लोग उसमें काम करते खर्चा करते, तो वो सब के हिसाब से ये चैप्टर पढ़ना है आप लोग को। फिर नेक्स्ट आप लोग का बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब डॉक्टर, लॉयर वगैरह सब प्रोफेशन में आते हैं, तो वो लोग भी और बिजनेस भी। तो बिजनेस जब आप चला रहे हो, जैसे आप लोग या तो इनकम किससे कमाते हैं, सैलरी से, या तो बहुत लोग क्या करते हैं हाउसेस से इनकम कमाते हैं, बहुत लोग किससे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस से क्या क्या इनकम है आपकी, वो इसके अंदर आएगा कैटेगरीज में, या प्रोफेशन। उसके बाद आएगा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का इनकम का मतलब क्या होता है कि आप कोई बड़ी एसेट आपने खरीदा था, समझो एग्जांपल 10 साल पहले आपने एक प्रॉपर्टी खरीदे थे, वो 4 लाख में खरीदे थे, आज वो 40 लाख में बिकी, तो 4 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख में बेची, मतलब आप लोग को 36 लाख का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो उसी को बोलते हैं कैपिटल गेन। लेकिन 36 लाख का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे इन्फ्लेशन इंडेक्स अलग था, मतलब इन्फ्लेशन का लेवल अलग था, अभी का इन्फ्लेशन का लेवल अलग, मतलब उस टाइम पे 4 लाख की वैल्यू, आज टाइम के 4 लाख की वैल्यू बहुत क्या है, अलग है, बराबर ना, क्योंकि उस टाइम पे 4 लाख खर्चा करे और आज का उस टाइम का 4 लाख आज बहुत बड़ी वैल्यू रखेगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट भी देती है गवर्नमेंट, यानी कि पूरे 36 लाख पे तुम्हारे को टैक्स ले लेगी। एग्जांपल, किसी के प्रॉपर्टी होगी 50 साल पहले खरीदा था उसने, वो तो समझो 10,000 में खरीदा था, आज वो 10 करोड़ की हो गई, तो फिर तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा उसको। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स टैक्स करती गवर्नमेंट, और फिर आप लोग को टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे 10,000 बहुत वैल्यू रखता था, जिस टाइम पे आपने खरीदे होंगे तब। तो ये उससे इनकम भी होती है, तो उस पर भी गवर्नमेंट क्या लेती है, आप लोग से टैक्स लेती है, डायरेक्टली टैक्स लेती है। लास्ट में आता है अदर सोर्सेस, मतलब अगर ये 4 कैटेगरी में नहीं बैठेगा, 4 कैटेगरी में अगर आपकी इनकम नहीं बैठ रही है, तो बाकी सब क्या रहेगा, अदर सोर्सेस। जैसे आप लोग ने क्या बोलते हैं, किसी एफडी में पैसा जमा करके रखिए, बराबर ना, तो एफडी से इंटरेस्ट मिलता है, आपके सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सब पे जो रहेगा आप लोग को क्या रहेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर मिलेगा आप लोग को। तो ये हो गया आप लोग की ये कैटेगरी। अब आते हैं हम लोग, मतलब ऐसी बहुत सारी अदर सोर्सेस इनकम है जो क्या रहती है, एग्जेम्प्ट रहती है, मतलब कैलकुलेशन में लेते हैं, लेकिन क्या रहता है, वो टैक्स उसको नहीं लगता है, बराबर ना। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। अब ये जो टॉपिक्स है आप लोग के, जरूरी नहीं है कि आपको इनकम फ्रॉम, मतलब बोलते हैं ना खाली एक ही चीज़ हो। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इनकम फ्रॉम सैलरी भी कमाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी है, कैपिटल गेन भी होता है, अदर मतलब 5 भी हो सकता है ना एक आदमी के पास, तो ऐसा भी होता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ से कमाते हो आप इनकम, बराबर ना। बहुत लोगों के पास सैलरी भी होती है, हाउस प्रॉपर्टी से, मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज उससे भी मतलब आप लोग इनकम कमा रहे, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। आपका बिजनेस भी हो सकता है सैलरीड पर्सन का, कैपिटल गेन भी होता है उसको, अदर सोर्सेज से भी कमाता है वो, तो सब भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का इसका। नेक्स्ट आएंगे फोर्थ, तो हम लोग का फोर्थ चैप्टर आप लोग का डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। तो क्या है, डिडक्शंस, चैप्टर का नाम है आप लोग का डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम। क्या आप जो टोटल इनकम हुई, टोटल मतलब ये सबको मिला के, अब जरूरी नहीं कि सबके पास सारी इनकम हो, किसी के पास एक ही हो सकती है, किसी के पास सब हो सकती है, तो सारी इनकम को मिला के उसमें डिडक्शंस मिलते हैं आप लोग को, ATC, ATCCC, ATTA, ATD, ATDDD, ऐसे बहुत सारे, ATU, ATE, ऐसे बहुत सारी डिडक्शंस, बराबर ना। तो डिडक्शंस क्या होती हैं, किस चीज़ों पे मिलती हैं, किस चीज़ों पे नहीं मिलती हैं, क्या लिमिट्स है उनकी, वो हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना है। मतलब पहले क्या करेंगे, सारी इनकम कर लेंगे और फिर उसमें से डिडक्शन मिलेगा हम लोग को, तो डिडक्शन मिलेगा। फिर लास्ट में आता है आप लोग का टोटल इनकम। टोटल इनकम मतलब फिर क्या करेंगे, अब ये टोटल इनकम का जो चैप्टर है आप लोग का, वो मिक्स चैप्टर है। मिक्स चैप्टर मतलब क्या होगा कि आप लोग को इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब एक ही इनकम दे देगा। समझो एग्जाम्पल, मिस्टर श्याम के हाउस सैलरी भी कमाता है और हाउस प्रॉपर्टी से भी कमाता है और अदर सोर्स से भी कमाता है, तो सबको मिला के फिर उसमें डिडक्शन माइनस करेंगे और क्या निकालेंगे, टोटल इनकम उसकी निकालेंगे। तो इसमें पूरा मिक्स खिचड़ी कैलकुलेशन आप लोग को इसके अंदर मिलेगा। ये सब चैप्टर में आप लोग को सिंगल मिलेंगे। तो ये हो गया आप लोग का टोटल 5 चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रैक्टिकल है। मतलब हम लोग को, हर इंसान को ये यूज़ करना पड़ता है। नॉर्मली हर इंसान इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, मतलब सब तो नहीं भरते, लेकिन फिर भी अगर आप लोग एक अच्छे पोस्ट पे, अच्छी कंपनी में किधर जाओगे तो आप लोग को ये सब आएगा ही, क्योंकि आप लोग को टैक्स भरना ही पड़ेगा, सैलरी वगैरह को भरना ही पड़ता है। तो ये सब आप लोग को बहुत काम आएगा, बहुत यूजफुल रहेगा।
और अगर आप लोग को ये सब चीज़ें आती हैं तो आप लोग बहुत सारे काम भी कर सकते हो अलग अलग कंपनीज के अंदर। अब आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, ये हो गया आप लोग का सिलेबस, बराबर है। तो आप लोग को क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसमें से थ्योरी पूछेगा आप लोग को, इसमें कुछ थ्योरी पूछेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पे 2 पूछेंगे आप लोग को, इस पे 10 मार्क्स का, इस पे 10 मार्क्स का। ये सब पे क्वेश्चन बहुत रेयर केस में आता है, मोस्टली क्या होता है कैपिटल गेन पे क्वेश्चन आता है, और बाकी किस पे आते हैं सारे क्वेश्चन, टोटल इनकम पे, मतलब टोटल इनकम पे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, मतलब मिक्स, उसमें इनकम फ्रॉम सैलरी भी रहेगी, बिजनेस प्रोफेशन भी रहेगा, मिक्स करके निकालने का और फिर डिडक्शन निकाल के टोटल इनकम निकालने का, तो ऐसा क्वेश्चन आता है। लेकिन कैपिटल गेन का क्वेश्चन थोड़ा अलग से दिया होता है 10 मार्क्स, कभी कभार मिक्स में भी रहता है, और इसके ऊपर तो अलग क्वेश्चन पूछते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन, 10 मार्क्स के, 20 मार्क्स के नहीं। इसका जो पेपर पैटर्न है सेम एज इट इज तुम्हारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न था और कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न था, दोनों के बारे में भी सिलेबस मैंने डिस्कस किया है, ओवरऑल प्लान भी डिस्कस किया, आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और आप लोग डायरेक्टली चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो उसका पेपर पैटर्न वही सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो रहेगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव्स है, कितने मार्क्स के हैं, 20 मार्क्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब में क्या रहता है आप लोग का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब हर क्वेश्चन में 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे देंगे, ए और बी, उसमें से कोई क्या करना रहेगा आप लोग को, एक अटेम्प्ट करना रहेगा। कितने मार्क्स करेगा वो, 60 मार्क्स, मतलब एक 20 मार्क्स का हुआ एक क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आएंगे ना 20-20 मार्क्स के, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसे ही, क्वेश्चन नंबर 4 में भी वैसे ही, तो तीनों को मिला के कितना हो जाएगा, 60 मार्क्स हो जाएगा आप लोग का। तो कभी कभार होता है कि ये ए के अंदर भी A1 और ए क्या रहेगा, मतलब इसके अंदर भी 1 और 2, 10 मार्क्स के 2 रहेंगे, और टैक्स में तो मोस्टली ऐसा होता है 10 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना, सब क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान में रखना। अब आते हैं लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में, वो रहता है आप लोग का थ्योरी मतलब क्या रहेगा आप लोग के 2 लॉन्ग आंसर रहेंगे, उसके ऑप्शन में क्या रहेंगे आप लोग के शॉर्ट नोट। आप लोग का डिटेल सिलेबस चाहिए, पेपर पैटर्न चाहिए तो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहां से क्या आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सारा, मतलब बोल रहे ना पेपर पैटर्न वगैरह सब मैंने डिस्कस किया उसमें, तो आप लोग वहां से जाके कर सकते, उसको डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो क्या क्या पेपर पैटर्न है आप लोग का, क्या सिलेबस है, आप लोग उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हो। उसके बाद देखेंगे आप लोग, तो आप लोग का ये थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश हो जाएगा। आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को कुछ टिप्स बताया था, टिप्स ये बताया था कि आप लोग को मैंने ओवरऑल टाइम टेबल दिया है, टाइम टेबल में ये बताया कि आप लोग क्या कीजिए, सारी चीज़ें पढ़ाई कीजिए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, ताकि आप लोग को मतलब ना टाइम टेबल दिया मतलब मंडे को ये पढ़ना है, ट्यूसडे को पढ़ना है, तो उसको फॉलो कीजिए, उसको फॉलो करके हर हफ्ते क्या कीजिए, हर हफ्ते मतलब 10-15 दिन में या 20 दिन में आप लोग हर टॉपिक को क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। रिवाइज याद रखना, रिवीजन बहुत जरूरी है। और दूसरी याद रखना है कि प्रैक्टिस करना लिख के, ऐसा खाली मतलब होता है ना वीडियो आपने देख लिए या क्लास गए तो क्लास या कॉलेज गए तो कॉलेज, खाली आपने देख लिए तो नहीं चलेगा, उसको देखने के बाद लिखना बहुत ज़रूरी है, उसको सब बगैर देखे प्रैक्टिस करना, देख के पहले लिख लो फिर बगैर देखे प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप लोग फास्ट होगे, उतना ज़्यादा आप लोग क्या बोलते हैं प्रोफेशन फास्ट होगा ना, एकदम स्पीड आपकी बढ़ेगी, तो आप लोग उतने अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे, टाइम आपके पास बचेगा, तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। थ्योरी पार्ट के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में भी बताया है, आज भी बता देता हूँ। थ्योरी पार्ट के लिए आप लोग को ये करना है कि जब भी आपको कोई लेसन मिलेगा, चाहे वो थ्योरेटिकल लेसन हो चाहे प्रैक्टिकल लेसन हो, आप लोग क्या कीजिए, उसको कॉलेज में स्टार्ट होने से पहले, मतलब जहाँ पे भी पढ़ने से पहले आप लोग उसको 2 से 3 बार क्या कर लीजिए, उसको अच्छे से रीड कर लीजिए। फिर वो चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद वापस से उसको 2-3 बार रीड कीजिए। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल है तो ठीक है, कोई बात नहीं, थ्योरेटिकल तो एक ही बार 3-4 बार रीड करिए आपने, डायरेक्टली शुरू कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल है तो पहले उसको प्रैक्टिकल सॉल्व होने से पहले, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 3-4 बार उसके सारी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लीजिए। फिर सॉल्व होने के बाद भी 2-3 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए उसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, आप लोग अपना पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे आप लोग जो भी पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक देखते हैं उसके मोस्टली सबके पीछे आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, तो एमसीक्यूज का टेस्ट दीजिए, टेस्ट देके आप लोग चेक कर लीजिए कि आप लोग कितने कैपेबल हैं, मतलब आप लोग को समझ जाएगा कि हम लोग को कौन सा टॉपिक नहीं समझा है, कौन सा टॉपिक समझा है। जो टॉपिक नहीं समझा है उसको जाके वापस पढ़िए और फिर आप लोग रट्टा मत मारिए उसको। अगर आप लोग कोई सी टॉपिक में अटक गए तो वो टॉपिक जाके वापस आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्टिव सेम आएंगे आप लोग को। तो उससे क्या होगा, आप लोग का थ्योरेटिकल पार्ट भी अच्छा, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिल गया, मतलब आप लोग के पास कॉन्सेप्ट बैठ गया है। जब भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोग, जैसे पूछेगा कैपिटल गेन के बारे में लिखो, तो कैपिटल गेन के आपने लेसन पढ़े हैं, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, तो सिंपल सी बात, आप आंसर अपना बना के लिख सकते हो। ऐसा कुछ भी बना के लिखोगे, मतलब मोस्टली क्या करते हैं स्टूडेंट, रात में पढ़ते, मतलब बोलते हैं कल पेपर है आज रात में ऑब्जेक्टिव और थ्योरी पढ़ लेते, तो उतने अच्छे से लिख नहीं पाते। अगर पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि आप लोग को ये जो है ये दोनों मिला के 40 मार्क्स है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 60 मार्क्स है
और अब थ्योरी कितना है 40 मार्क्स, मतलब ऑब्जेक्टिव उसमें काउंट कर रहा हूँ मैं। तो अब इसको फोकस नहीं करते बच्चे, इस पर बहुत फोकस करते हैं। 60 में से 60 मिल जाएगा, लेकिन इसमें मार्क्स कम आते हैं। तो इसलिए इसको स्टार्टिंग से प्रिपेयर कीजिए, एंड के लिए मत रखना। स्टार्टिंग से प्रिपेयर करोगे तो आप लोग को एकदम एंड में एकदम ईजी लगेगा, कोई भी टेंशन हेडेक नहीं आएगा आप लोग को। तो इस तरह से फॉलो करोगे तो आप लोग को गारंटी है, टैक्स बहुत सिंपल है, आप लोग इजीली इसमें आउट ऑफ ला सकते हो। मतलब जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सब में आउट ऑफ एकदम इजीली आप लोग ले सकते हो। तो ये हो गया कुछ मेरी आप लोग को सजेशंस, टिप्स। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और सब्जेक्ट लेके।